चीन की तरफ से हाल ही में दक्षिण चीन सागर में एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया गया। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इस पूरी मिसाइल को लेकर के चेतावनी दी जा रही है कि इसकी वजह से चीन की जो अपनी परमाणु रणनीति है, परमाणु पॉलिसी है, उसमें चेंज आ सकता है। तो इस पूरी मिसाइल टेस्ट के क्या इंप्लीकेशंस होंगे, भारत पर क्या इंप्लीकेशन होंगे, इस पूरे क्षेत्र पर क्या इंप्लीकेशन होंगे और चाइना की पॉलिसी कैसे यहां पर चेंज हो सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल के इस नए वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें कि आपका क्या पूरा इवेंट यहां पर आपको देखने को मिला है कि 6 जुलाई को चीन ने एक इंपॉर्टेंट टेस्ट यहां पर कंडक्ट किया है। एक टेस्ट जो है, एक मिसाइल टेस्ट यहां पर कंडक्ट किया गया था। ये मिसाइल टेस्ट अगर आप देखें, ये मिसाइल टेस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि 1980 के बाद से केवल चाइना ने 2 बार ही इस तरीके का कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है और ये दूसरी बार था। तो दूसरी बार यहां पर 1980 के बाद से दूसरी बार चाइना ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया है। इसको कहां से कंडक्ट किया गया? इसको जिन क्लास की टाइप 094 पनडुब्बी जो है उसे कंडक्ट किया गया, जो कि एक आपका परमाणु संयुक्त जो पनडुब्बी है, परमाणु सुसज्जित पनडुब्बी इसको माना जाता है। इसके साथ साथ कहां पर किया गया? तो दक्षिण चीन सागर में किया गया। पेलोड क्या था? एक डमी वॉरहेड था। एक डमी वॉरहेड का यहां पर इस्तेमाल किया गया और दूरी लगभग 7300 किलोमीटर के आसपास थी। लगभग 7300 किलोमीटर की दूरी पर एक आपका जो सी बेस्ड लॉन्ग रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, आईसीबीएम जो है, आईसीबीएम क्या होता है? आईसीबीएम वो मिसाइल होती है जिसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है। तो ऐसी कोई भी मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है उसको आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मिसाइल जो है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाकर के अटैक करने में सक्षम होती है। तो चाइना ने ऐसी ही एक मिसाइल का परीक्षण किया है। अब यहां पर अगर आप देखें, परीक्षण हमने देख लिया है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है आईएएस फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है ये एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा, जहां पर आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स के दौरान यूपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हों, चाहे वो मेंस के सब्जेक्ट हों, सारे सब्जेक्ट हम यहां पर डिटेल तरीके से कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसमें हम 400 प्लस स्ट्रक्चर क्लासेस के माध्यम से सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें आपको प्रिंटेड कलर्ड नोट्स भी आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज और मेंस की प्रैक्टिस सीरीज जो है, मेंस की कैप्सूल सीरीज जो है, वो भी यहां पर आपको मिलेगी। आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट भी करा सकते हैं। 500 आंसर्स को इवैल्यूएट कराने की सुविधा आपको मिलेगी। इसके साथ साथ यहां पर आपको एक एआई पावर्ड लर्निंग की भी सहायता मिलेगी और आपको 3 साल तक का करंट अफेयर का एक्सेस भी प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा पैकेज आपके पास मौजूद है। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे जो टेस्ट यहां पर चाइना ने कंडक्ट किया, हर देश को, जिस देश को भी इस तरीके का कोई टेस्ट कंडक्ट करना होता है, जब भी भारत भी कोई टेस्ट कंडक्ट करता है तो यहां पर आपको पहले एक नोटिफिकेशन देना पड़ता है, पहले आपको एक नोटिस देना पड़ता है ताकि आप जो है बता सके दुनिया भर को कि आप ऐसा टेस्ट करने वाले हैं। तो जो भी टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हैं, उस टेस्ट का जो मार्ग है, उस टेस्ट का जो रास्ता है, उस रास्ते में अगर कोई वाहन मौजूद है, अगर कोई आपका शिप मौजूद है तो वो शिप वहां से जा सकती है, अगर ताकि जो नुकसान है उस नुकसान से बचा जा सके। तो हर देश को इस तरीके का एक अल्टीमेटम, इस तरीके का एक नोटिस जो है वो देना पड़ता है। तो चाइना ने भी यहां पर नोटिस दिया था इस टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले, और नोटिस के दौरान चाइना ने 2 मार्ग जो है वो वहां पर बताए थे कि इनमें से किसी एक मार्ग पर हम कंडक्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया था क्लियरली कि कौन से मार्ग पर कंडक्ट करेंगे। एक मार्ग था आपका कि चाइना जो है साउथ चाइना सी से, ये जो आपका पैसिफिक ओशन है, यहां पर एक मिसाइल कंडक्ट कर सकता था, एक टेस्ट कंडक्ट कर सकता था। और दूसरा जो है आपका साउथ चाइना सी के ऊपर, साउथ चाइना सी से होते हुए ये जो आपका जापान है, जापान को क्रॉस करके यहां पर इस तरीके तरफ जा सकता था। तो यहां पर आपका चाइना ने कौन से मार्ग का चयन किया? पहले वाले मार्ग का चयन किया गया, क्योंकि पहला वाला जो मार्ग है वो रणनीतिक रूप से ज्यादा बेहतर है। यहां पर शक्ति प्रदर्शन किया गया और ये उकसाने वाली कार्यवाही यहां पर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो आपका दूसरा मार्ग है, ये दूसरा जो आपका मार्ग है ये जापान के ऊपर से गुजरता है। और अगर चाइना यहां से कोई टेस्ट कंडक्ट करता तो ये टेस्ट जो है जाहिर तौर पर एक
युद्ध की चेतावनी के तौर पर भी देखा जा सकता था, क्योंकि जापान इसको जो है अपने एक थ्रेट के तौर पर देख सकता था, अपने खतरे के तौर पर देख सकता था, और इसीलिए चाइना की तरफ से जापान के ऊपर से टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने देख लिया है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें तो अब ये जो आपका मिसाइल कंडक्ट किया गया, ये जो टेस्ट यहां पर कंडक्ट किया गया, इसमें हमने ये तो देखा कि इसमें आपका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, लेकिन कौन सी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो एक कैटेगरी होती है, उसके अंदर बहुत सारी मिसाइल्स आती हैं, तो कौन सी मिसाइल चाइना ने टेस्ट की है ये चाइना ने नहीं बताया है। लेकिन अगर आप अनुमान के आधार पर देखें तो क्योंकि यहां पर आपका जो टेस्ट था, टेस्ट की रेंज जो थी वो लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास थी, लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास थी, और जो सामान्य इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनकी रेंज 5000 किलोमीटर के आसपास होती है। तो यहां पर चाइना के पास दो मिसाइल ऐसी हैं जो कि इस रेंज कैटेगरी में आती हैं। एक मिसाइल का नाम है आपका जूलांग 2 जिसको JL2 भी बोलते हैं, और दूसरी मिसाइल है आपका जूलांग 3 जिसको JL3 बोलते हैं। तो ये दो मिसाइल ऐसी हैं चाइना की जिन दो मिसाइल्स के पास ये क्षमता यहां पर मौजूद है। इसके अलावा एक और मिसाइल है, ये इसका प्रीवियस वर्जन आप इसको कह सकते हैं, डोंगफेंग 31 DF-31 इसको कहा जाता है। लेकिन ये दो मिसाइल जो हैं ये सबसे कैपेबल चाइना की मिसाइल मानी जाती हैं। तो दोनों के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रकार की अगर आप बात करें तो JL2 जो है ये आपका पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल है, यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो JL3 है ये भी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन जो आपका DF-31 है ये आपका भूमि आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आप यहां पर अब ये क्लियर हो चुका है कि ये वाली मिसाइल तो कम से कम टेस्ट नहीं की गई थी, क्योंकि जो भी मिसाइल थी वो मिसाइल आपका पनडुब्बी से टेस्ट की गई थी, वो मिसाइल सबमरीन से टेस्ट की गई थी। तो इन दोनों में से कोई एक मिसाइल जो है वो चाइना ने टेस्ट की होगी। दोनों की अगर आप रेंज की बात करें, यानी कि JL2 और JL3 की रेंज अगर आप देखें तो JL2 की रेंज जो है वो 8 से 9000 किलोमीटर के बीच में रहती है, और कितना टेस्ट किया गया है? 7000 किलोमीटर को टेस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर JL3 की बात करें आप तो JL3 की जो रेंज है वो 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, 9000 प्लस किलोमीटर की रेंज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपका DF-31 है उसकी रेंज 5000 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि ज्यादा रेंज उसकी आपको नहीं मिलेगी। संगतता अगर आप देखें, कंपैटिबिलिटी अगर आप देखें तो ये बेसिकली आपका टाइप 094 SSBN पर जो है इसके माध्यम से इसको लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि सबमरीन के माध्यम से इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसको भी टाइप 094 SSBN से लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। और यहां पर जो DF-31 है इसको भूमि से लॉन्च किया जाता है, तो इसमें आपको कोई भी सबमरीन की कंपैटिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। तो दोनों आपका जो SBLM प्रणाली है, यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, चाहे आपका JL2 हो और चाहे आपका JL3 हो, ये दोनों प्रणालियां चीन की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की रीढ़ मानी जाती है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए चाइना की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर आपको इन दोनों मिसाइल्स का देखने को मिलता है। तो दोनों मिसाइल्स में क्या क्या खास बातें हैं वो सारी खास बातें हमने देख ली हैं, दोनों के फीचर्स यहां पर हमने देख लिए हैं। जूलांग 2 और जूलांग 3 और डोंगफेंग 31 तीनों के बारे में हमने यहां पर बात कर ली है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर आपका ये जो टेस्ट यहां पर किया गया, इस टेस्ट के पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है उसकी अगर आप एक बार बात करें तो यहां पर जो आपका टेस्ट किया गया है, इस टेस्ट के पीछे का कारण है चाइना का जो परमाणु त्रय है, परमाणु ट्रिनिटी जो है चाइना की, उसको यहां पर मजबूत करना था, उसको टेस्ट करना था। तो सबसे पहले परमाणु ट्रिनिटी का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर ट्रिनिटी का क्या मतलब है? न्यूक्लियर ट्रिनिटी बेसिकली आपका एक शब्द है जो ये बताता है कि आपका एक देश तीनों जगह से न्यूक्लियर परमाणु हमला करने में सक्षम है। तीनों जगह कौन कौन सी हो गई? एक आपका वायु आधारित हो गया, एक आपका लैंड बेस्ड हो गया, और एक आपका समुद्र आधारित हो गया। इसमें अगर आप देखें चाइना ने वायु की अगर आप बात करें तो रणनीतिक बम वर्षक विमानों का आधुनिकीकरण जो है चाइना की तरफ से किया गया है। बहुत एडवांस जो आपके एयरक्राफ्ट हैं वो चाइना के पास मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप भूमि के आधार पर बात करें तो बिना आपका मिसाइल जो है चाइना ने साइलो का निर्माण किया है। 2024 में चाइना ने DF-31 का परीक्षण किया था। DF-31 हमने पीछे देख लिया है। DF-31 जो है उसकी रेंज क्या है? 5000 किलोमीटर की उसकी रेंज है। इसके साथ साथ DF-31 को जो है लैंड से लॉन्च किया जाता है, तो ये लैंड की क्षमता को मजबूत करता है। अब यहां पर तीसरा जो आपका समुद्र की क्षमता चाइना की बचती है। 2025 में जो चाइना की मिलिट्री परेड हुई थी, उस मिलिट्री परेड के दौरान चाइना ने अपनी जो मिसाइल क्षमता है, नवीनतम जो आपका SLBM है, यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी क्षमता को प्रदर्शित किया था और दुनिया भर को चौंका दिया था। और अब यहां पर चाइना ने इसको टेस्ट करके भी दिखा दिया है। तो तीनों जो आपकी कड़ी है, जो चाइना की जो मिलिट्री, चाइना की जो न्यूक्लियर ट्रिनिटी है, उसमें तीनों कड़ियों को चाइना ने अब मजबूत कर लिया है। तो चीन अमेरिका को यह स्पष्ट करना चाहता है कि उसकी द्वितीयक हमला क्षमता जो है, यानी कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है, वो अब काफी ज्यादा मजबूत है और एक परमाणु ढाल का निर्माण जो है वो चाइना द्वारा किया जा रहा है।
सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बेसिकली आपका एक प्रकार की न्यूक्लियर थ्योरी मानी जाती है, ये एक प्रकार की न्यूक्लियर वॉर थ्योरी है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का ये मतलब होता है, इसमें बेसिकली हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाते हैं। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बेसिकली ये है कि हम किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन इस नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की पॉलिसी में कहा जाता है कि हम पहले किसी देश पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश हमारे ऊपर सबसे पहले हमला करता है तो फिर हमारे पास इतनी क्षमता मौजूद है कि हम उस पूरे देश को परमाणु हमले से बर्बाद कर सकते हैं। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि पहले हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो फिर हम उस देश को नष्ट कर देंगे, हम उस देश के ऊपर इतने अटैक करेंगे कि वो देश जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कल को कभी ऐसा ना हो कि चाइना कभी परमाणु हमला हो, लेकिन कल को अगर कुछ होता है तो मान लीजिए लैंड पर अटैक होता है तो चाइना जो है वायु से अटैक कर सकता है, वायु पर अगर अटैक होता है तो चाइना जो है समुद्र से अटैक कर सकता है। तो हर जगह से चाइना अटैक करने में सक्षम है और भारत के पास भी ये क्षमता मौजूद है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि भारत के पास ये क्षमता नहीं है, भारत के पास भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। अब चाइना का जो घोषित सिद्धांत है, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या चाइना के घोषित सिद्धांत में कुछ चेंज आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन आ रहे हैं? चाइना की जो न्यूक्लियर सिद्धांत है क्या वो चेंज हो रहा है? चाइना का जो घोषित न्यूक्लियर सिद्धांत है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का है, पहले प्रयोग नहीं करने की नीति जो है चाइना ने अपनाई है। गैर परमाणु देशों को धमकी न देने की पॉलिसी चाइना ने अपनाई है और न्यूनतम परमाणु निवारक जो कदम है उनको उठाने की पॉलिसी चाइना ने अपनाई है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो चाइना जो स्टेप पिछले कुछ समय से उठा रहा है, जो कदम चाइना उठा रहा है, वो कदम आपका कुछ और ही बयां कर रहे हैं, कुछ और ही दिखा रहे हैं। जहां पर चाइना ने अपने लिए टारगेट रखा है कि 2030 तक चाइना को 1000 परमाणु वॉरहेड जो हैं उनको अपने बेड़े में शामिल करना है। चाइना ने 10 KT से अधिक क्षमता वाले युद्ध सक्षम हथियारों का विकास किया है। इसके साथ साथ चाइना ने एडवांस कमांड और संचार प्रणाली जो है उसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि चाइना की जो आपकी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है वो पॉलिसी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है और चाइना अब आपका फर्स्ट यूज पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां पर आपका एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया था वो है लॉन्च ऑन वार्निंग प्रोटोकॉल का। चाइना जो है वो अब धीरे धीरे लॉन्च और वार्निंग प्रोटोकॉल की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि प्रारंभिक चेतावनी जवाबी हमला, जिसको चाइनीज में यूजिंग फांजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको चाइनीज में यूजिंग फांजी कहा जाता है। तो यूजिंग फांगी की तरफ जो है वो चाइना अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बेसिकली आपका चाइना जो है वो अब पूरी तरीके से किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार है और किसी भी वक्त अगर चाइना के ऊपर अटैक होता है तो चाइना उसका जवाबी हमला दे सकता है, उसका जवाबी हमला जो है वहां पर कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें पहला चरण क्या होगा? इसमें पहला चरण आपका चेतावनी प्राप्त करना होगा। सबसे पहले दुश्मन की मिसाइल, अगर दुश्मन जो है चाइना के ऊपर कोई अटैक करता है तो चाइना की जो सैटेलाइट्स हैं वो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करेंगी और उसकी जानकारी चाइना के जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स को प्रदान करेंगी। तो सबसे पहले चेतावनी प्रदान की जाएगी। उसके बाद सेकंड चरण में आपका जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगा। प्रोटोकॉल एक्टिव होने की वजह से चाइना का जो लक्ष्य है, चाइना के लक्ष्य पर मिसाइल गिरने से पहले ही उसके ऊपर जवाबी हमले का आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि चाइना के ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो उस अटैक को इंटरसेप्ट करके चाइना उस अटैक के होने से पहले ही उसकी जवाबी कार्यवाही कर सकता है। ये क्षमता आप चाइना के पास मौजूद है, जिसको लॉन्च ऑन वार्निंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। यानी कि जैसे ही आपको कोई वार्निंग आती है आप मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं। इसमें जवाबी हमला अगर आप देखें तो अपनी मिसाइलों को नष्ट होने से बचाने के लिए तुरंत लॉन्च यहां पर जो है वो चाइना कर सकता है। तो ये क्षमता अब चाइना के पास मौजूद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने देखा। अब इसके क्या क्या रणनीतिक प्रभाव हो सकते हैं उन पर भी एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर रणनीतिक प्रभावों की अगर आप बात करें, सबसे पहले भारत के ऊपर क्या रणनीतिक प्रभाव पड़ेगा? भारत के ऊपर रणनीतिक प्रभाव यह है कि इस पूरे मिसाइल टेस्ट की वजह से भारत और चाइना के बीच में जो एक गैप मौजूद था वो गैप अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत के पास भी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। भारत के पास भी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है और चाइना के पास भी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। लेकिन दोनों की जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी में आपको काफी ज्यादा अंतर नजर आएगा। हमने देखा था कि भारत के पास भी अरिहंत क्लास की पनडुब्बी मौजूद है, लेकिन उनकी जो मारक क्षमता है, उनकी जो आपकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो चाइना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी से कम है। तो इस पूरे मिसाइल टेस्ट की वजह से भारत और चाइना के बीच में जो गैप है वो गैप और ज्यादा बढ़ गया है। तो तत्काल आवश्यकता क्या है? तत्काल आवश्यकता यह है कि बेसिकली भारत में लंबी दूरी की K5 और K6 मिसाइलों की तत्काल जो है
तैनाती की जाए। इसके साथ साथ आपका हिंद महासागर क्षेत्र में सीबेड डोमेन जागरूकता, यानी कि आपका जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र के बारे में हमको पता रहे कि वहां पर कौन सी पनडुब्बी आ रही है, कौन सा जहाज आ रहा है, ये स्थापित करना बहुत जरूरी है। तो आपका सीबेड डोमेन जागरूकता और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं का विस्तार करना बहुत जरूरी है, ताकि कल को अगर चाइना भारत पर अटैक भी करना चाहे तो उस अटैक को हम पहले ही रोक सकें, उस अटैक को रोकने की क्षमता जो है वो हमारे पास मौजूद हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। इसके अलावा अगर आप देखें दूसरा प्रभाव क्या होगा, दूसरा प्रभाव आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर देखने को मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर इस पूरे टेस्ट का प्रभाव ये रहेगा कि यहां पर आपका चीन के परिपक्व होते परमाणु त्रय ने, यानी कि परमाणु ट्रिनिटी जो है, इसने अमेरिका की मिसाइल योजना को अत्यधिक जटिल बना दिया है और इसकी वजह से अमेरिका के जो संसाधन है उन संसाधनों का भी स्थानांतरण आपको देखने को मिल सकता है। जहां वर्तमान समय में अमेरिका जो है वो अपने सारे रिसोर्सेज पश्चिम एशिया में लगा रहा है, तो अब अमेरिका को अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चीनी तटरेखा और दक्षिण चीन सागर के करीब पनडुब्बी रोधी युद्ध जो है वो निगरानी क्षमताओं को तैनात करने की सख्त जागरूकता पैदा करते हैं, यानी कि अब जरूरत आ चुकी है कि अब चाइना जो लगातार टेस्ट कर रहा है, चाइना जो लगातार अपनी जो हॉस्टैलिटी है वो दिखा रहा है, तो अब समय आ चुका है कि हम लगातार इस पूरे क्षेत्र की जो दक्षिण चीन सागर है उसकी निगरानी करें और इसके लिए अमेरिका को और ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो लगाने पड़ सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है वो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है और क्षेत्रीय तनाव और जो है और बढ़ता हुआ यहां पर आपको नजर आ सकता है, क्योंकि यहां पर आपका हस्तक्षेप की कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब ही हुआ, जो बात यहां पर कहने की कोशिश की गई है, तो कल को मान लीजिए चाइना जो है वो ताइवान पर अटैक कर देता है, तो अभी अगर चाइना जो है ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका उस पर इंटरवीन कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे चाइना की क्षमता जो है वो मजबूत होती जाएगी, चाइना की कैपेबिलिटी मजबूत होती जाएगी, तो अमेरिका के लिए जो आपका इंटरवेंशन का कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ता जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका अभी चाइना की क्षमता जो है वो 10 लेवल पर है, तो अगर अमेरिका इंटरवीन करता है और चाइना और अमेरिका के बीच में युद्ध होता है तो अमेरिका की जो कैपेबिलिटी है उसका मुकाबला 10 लेवल की कैपेबिलिटी से होगा। लेकिन मान लीजिए कल को चाइना अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा करके 100 कर देता है, तो यहां पर अब अमेरिका का मुकाबला जो है वो एक ऐसे देश के पास है जिसके पास 100 लेवल की कैपेबिलिटी है, तो अब यहां पर अमेरिका के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका को अब ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, अमेरिका को ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा और हो सकता है कि इतने नुकसान को देखते हुए अमेरिका इस पूरे युद्ध में प्रवेश करने से भी मना कर दे और कल को ताइवान डायरेक्टली अमेरिका चाइना के जो है कंट्रोल में आ जाए। तो ये जो कॉस्ट है, जो इंटरवेंशन की कीमत है वो यहां पर बढ़ सकती है। इसके अलावा इसका एक प्रभाव ये भी है कि आपका जो ये मिसाइल है, इस मिसाइल की जो रेंज है वो 7000 से लेकर के 9000 के बीच में आपको देखने को मिलेगी और ये इतनी बड़ी रेंज की वजह से जो आपके जो सबमरीन्स हैं उन सबमरीन्स को दक्षिण चीन सागर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो दक्षिण चीन सागर में रह करके ही अटैक कर सकते हैं। तो वहां पर आपका चाइना की जो सबमरीन्स हैं, चाइना के जो जहाज हैं, उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो चाइना का ही क्षेत्र है, वो चाइना का बैकयार्ड है, वहां पर जाकर के चाइना के जहाजों को पकड़ना असंभव होगा। तो राजनीतिक अनिश्चितता जो है इसकी वजह से आपका पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें, अंत में हम निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक नई परमाणु हथियार होड़ जो है, एक रेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। चीन का हालिया सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि एक रणनीतिक घोषणा है, जो दिखाती है कि बेसिकली चाइना का जो आक्रामक रुख है वो यहां पर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और दक्षिण एशिया पर, खासतौर पर भारत और चाइना के रिलेशंस पर इसका आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जरूरी यह है कि यहां पर भारत को अपने जो एहतियात हैं, भारत को अपनी जो सुरक्षा उपाय हैं उनको और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा और इसके साथ साथ भारत को अपनी क्षमता को भी मजबूत करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने देख लिए हैं। चलिए अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि चीन की रणनीति में यूलिंग फंजी, यानी कि आपका यूलिंग फंजी का क्या अर्थ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए परमाणु हथियारों का पूर्ण निरस्तीकरण, ऑप्शन बी प्रारंभिक चेतावनी जवाबी हमला, ऑप्शन सी समुद्र के नीचे मिसाइल को डिपो करना, समुद्र के नीचे मिसाइल डिपो बनाना, और ऑप्शन डी अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका यूलिंग फंजी जो है ये शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।